हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्टल भाव में स्वागत है। तो आज हम जीडीएस टू एमटीएस के एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जीडीएस टू एमटीएस का पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर के दौरान हमें कौन कौन सी छोटी गलतियां नहीं करनी है, तो वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और विथ एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जीडीएस टू एमटीएस का पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है उसके मैंने स्टेप लिखे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जीडीएस टू एमटीएस का पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला स्टेप है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में हमें क्या करना है कि 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमें देख लेना है कि पोस्टल के क्वेश्चन कहाँ है, जीके के क्वेश्चन कहाँ है, मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ है। तो उससे क्या होगा कि आपको पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पता चलेगा। मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, हार्ड है या ईजी है, जीके के क्वेश्चन कैसे है, उसका आइडिया आपको हो जाएगा। तो इससे आपको इजी क्वेश्चन पिक करने में आसानी होगी और आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और आपको पेपर का ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि पेपर इजी है या डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन पेपर लेंथी है या शॉर्ट है। तो उससे आप टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही 2 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन देख लेने हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए, इजी है डिफ़िकल्ट है। तो इससे क्या होगा कि आपको इजी क्वेश्चन चूज़ करने में आसानी होगी। तो अब हम दूसरी स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या है, चूज़ द राइट सीक्वेंस। तो राइट सीक्वेंस हमें कैसे चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें पेपर में पोस्टल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और लास्ट में हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका कारण बताता हूँ। यदि आप पहले मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए और कोई क्वेश्चन में आप अटक गए तो आपकी 4 से 5 मिनट वेस्ट हो सकती है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो सकता है, और इसके कारण आपका पूरा पेपर ख़राब भी हो सकता है। तो और यदि आप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो जीके के क्वेश्चन में आपको कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो जीके के क्वेश्चन में आपको 10 में से मुश्किल 5 से 6 सवाल आएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आपको ना तो मैथ्स के ना तो जीके के पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहले आपको पोस्टल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो पोस्टल के क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि पोस्टल के क्वेश्चन इजी भी होते हैं, और आपने 3 से 4 महीना पोस्टल की अच्छे से तैयारी भी की होती है। तो आपको पोस्टल के क्वेश्चन इजी लगेगी। और मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इसमें भी पोस्टल के क्वेश्चन में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट और डाउटफुल लग सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व करने हैं, और वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होंगे। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधा आपको जीके के सेक्शन में आ जाना है। अब आप जीके में आएंगे तब आपके पास 25 से 26 पोस्टल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस भी होगा। तो जीके में भी ऐसा हो सकता है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे, आपको नहीं आते हो, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सबके लिए वो डिफ़िकल्टी होगी। तो हमें वो 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करने हैं,
और सीधा अब हमें मैथ्स के सेक्शन में आ जाना है। मैथ्स के सेक्शन में आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो इजी ही मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन तो इजी ही होंगे और आप 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लग सकती है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और मैथ्स में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट या लेंथी लग सकते हैं, तो घबराना नहीं है, वो हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो पेपर सॉल्व करने का हमारा ये तरीका रहेगा कि पहले हमें पोस्टल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट में हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डिफ़िकल्ट और डाउटफुल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। तो चलिए अब हम अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप है OMR शीट डिसिप्लिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें ही सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर ख़राब कर बैठते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लो आप पहले पोस्टल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप सब लोग क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो और लास्ट में OMR शीट में आंसर फिल करने बैठते हो। तो ऐसी गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ और मेरे साथी मित्रों ने ऐसी गलती की हुई है। भले ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आता हो, आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया हो, बट आप लास्ट में आंसर फिल करने जाओगे तब आपके पास 5 से 10 मिनट ही बची होगी और लास्ट में जल्दी से आंसर करने के चक्कर में आप OMR शीट के सीक्वेंस में गड़बड़ कर सकते हो या आप एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर फिल कर सकते हो। ऐसी गलती होने के चांसेस लास्ट में बढ़ जाते हैं। तो और आपका पूरा पेपर इसके कारण ख़राब हो जाएगा। तो भले ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया हो, पर आपको लास्ट में OMR शीट में आंसर फिल नहीं करना है। और मान लीजिए कि आपने डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लास्ट में करने के लिए रखे हो, तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलेगा और वो क्वेश्चन भी आपके रह जाएगी। तो हमें सही से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर हमें उसी समय OMR शीट में फिल कर देना है। मान लीजिए कि आपने पोस्टल का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लगता है, आपको श्योर पता है कि इसका सही आंसर यही है, तो आपको उसी समय OMR शीट में आंसर फिल कर देना है, जिसके कारण आप लास्ट में डिफ़िकल्ट और डाउटफुल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और उसके लिए आपको टाइम बचेगा। तो हमें क्या करना है, तो आंसर शीट में जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही OMR शीट में आंसर फिल कर देना है। इसमें आपको गलती नहीं करनी है। आपको पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लास्ट में आप OMR शीट में आंसर फिल करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आपको OMR शीट में आंसर फिल कर देना है। तो ये बात आप मेरी मान लेना। तो चलिए अब चौथे और अंतिम स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा और अंतिम स्टेप है हाउ टू हैंडल डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्मार्टली हमें कैसे हैंडल करने हैं। तो मैंने पहले आपको जो स्टेप बताए उसी प्रकार से आपने फॉलो किया होगा, तो आपके पास डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 से 15 मिनट होगी। 10 से 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगी और यही 10 से 15 मिनट आपको एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन करवा सकती है। तो इस 10 से 15 मिनट में आराम से आप सोच के और समझ के डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपके पास इस समय 80 मार्क्स का कॉन्फिडेंस भी आपके साथ होगा, जो
जो मैंने आपको पहले बताया वैसे ही जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर किया वैसे ही आपको ओएमआर शीट में आप आंसर फिल करोगे तो आपके पास 80 मार्क्स का कॉन्फिडेंस होगा और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बचे हुए 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डिफ़िकल्ट और डाउटफुल क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी उनमें से आपको जो कम डिफ़िकल्ट लगे वो पहले सॉल्व करना है और डाउटफुल वाले पहले सॉल्व करने हैं और जिसमें आपको लगता हो कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं तो वो भी आपको पहले सॉल्व करना है। और इसमें याद रखना है कि हमें जीके लास्ट में सॉल्व करना है। पहले हमने क्या बोला था, मैथ्स लास्ट में सॉल्व करना है, पर जब हम लास्ट में डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जीके लास्ट में सॉल्व करना है क्योंकि जीके के क्वेश्चन एक बार आपको नहीं आएंगे तो आपको वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे क्योंकि जीके के क्वेश्चन एक बार नहीं आते तो वो नहीं ही आते। उससे उसको क्या करना होगा, आपको लास्ट में गेस वर्क ही करना होगा जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले आपको पोस्टल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट में जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मैथ्स के कोई क्वेश्चन में आपको लगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आंसर नहीं आ रहा है, बहुत टाइम ले सकता है, तो उसे छोड़ देना है क्योंकि उसके कारण हम जीके के क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो मैथ्स का क्वेश्चन तो ऐसा कोई एक आध मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ देना है और हमें जीके में पहले गेस वर्क कर देना है और बाद में जीके में गेस वर्क करने के बाद जो टाइम बचता है तो उसमें हमें जो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता है वो सॉल्व करना है। हमें एक ही क्वेश्चन में अटके नहीं रहना है क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। और 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 इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन में आप नहीं अटके रहोगे तो उसके क्या होगा कि जीके के क्वेश्चन में आदि आपने गेस वर्क किया और गेस वर्क में आपको नसीब से 1 या 2 आंसर सही हो गए तो आपका काम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी ये 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सही होने से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहता हूँ। तो एक्स्ट्रा एडवाइस में आपको क्या कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, पर मॉक टेस्ट कैसे देने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मॉक टेस्ट कोई भी पब्लिकेशन के ले लेने हैं या ऑनलाइन परचेस कर लेना है, बट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट के आंसर आपको मोबाइल में तो देने ही है पर उसके साथ साथ आपको ओएमआर शीट में भी आंसर फिल करने हैं। यदि यदि आपके पास ओएमआर शीट नहीं है तो आपको नज़दीकी बुक स्टोर से ख़रीद लेना है, बट आपको आंसर तो ओएमआर शीट में ही फिल करना है। भले ही आप मॉक टेस्ट मोबाइल से दे रहे हो बट आंसर मोबाइल और ओएमआर शीट दोनों में ही फिल करने हैं। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे वैसा ही आपको फील होगा और एग्ज़ाम में आंसर फिल करने के लिए और एग्ज़ाम में आपको आंसर फिल करने के लिए मोबाइल तो मिलने वाला नहीं है, तो आपको वहाँ तो ओएमआर शीट ही मिलने वाली है, तो आपको मोबाइल और ओएमआर शीट दोनों में आंसर फिल करने हैं। तो आंसर ओएमआर शीट में फिल करके मॉक टेस्ट देना है आपको। ऐसा आप करोगे तो आपको क्या होगा कि रियल एग्ज़ाम वाला फील आएगा घर पर ही, और आपको एग्ज़ाम के समय आपको कुछ नया नहीं लगेगा क्योंकि आपने मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस की हुई है। यदि यदि आप मोबाइल फ़ोन से ही मॉक टेस्ट देंगे तो एग्ज़ाम के दौरान आपको मुश्किलें आ सकती है, आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा उस समय और आपको
एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से आंसर देने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता और एग्ज़ाम में आपको ओएमआर शीट में आंसर फिल करने होंगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और मोबाइल से मॉक टेस्ट देते समय आपको ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल से मॉक टेस्ट दो, पर मोबाइल के साथ आप ओएमआर शीट में भी आंसर फिल करो। तो आपके पास अब हार्डली 2 से 3 दिन बचे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और ओएमआर शीट के साथ मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये एडवाइस आप मेरी मान लेना, आपके एग्ज़ाम के दौरान बहुत फ़ायदा होगा आपका और 5 से 10 मिनट आपकी प्रैक्टिस के कारण आपकी 5 से 10 मिनट भी बच सकती है। और एक मैं लास्ट एडवाइस देना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है। लास्ट एडवाइस ये मेरी मान सको तो मान लेना। लास्ट एडवाइस में मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम के अगले दिन आपको जल्दी से सो जाना है, पूरी रात जग कर पढ़ाई नहीं करनी है। यदि आप पूरी रात जग कर एग्ज़ाम के दौरान पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम के अगली रात आप पूरी रात जग कर पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम के दौरान आपको नींद आएगी, आप लो एनर्जी फील करोगे। तो एग्ज़ाम के अगले दिन आपको प्रॉपर नींद ले लेनी है और अगली सुबह जल्दी से उठकर आपको कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखने जाना है। तो ये सभी एडवाइस आप मेरी मान लेना। ये सभी जो मैंने स्टेप बताए कि पहले पेपर का स्कैनिंग करना है, राइट सीक्वेंस चूज़ करना है कि कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, और तीसरा कि ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ओएमआर शीट में आंसर लिख दो वो। और चौथा डाउटफुल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं लास्ट में। तो वो सब एडवाइस मान लेना। और ये मेरी एक्स्ट्रा एडवाइस, ओएमआर शीट के साथ आप मॉक टेस्ट दीजिए और पेपर के अगले दिन सही से नींद ले लीजिए। तो ये सब आप फॉलो करोगे तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा, पेपर के दौरान कोई गलती नहीं होगी और आप एमटीएस भी बन जाओगे। तो ऑल ऑल द बेस्ट गाइस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये मेरा मोटिवेशन कोट है, सक्सेस इन एग्ज़ाम कम फ्रॉम स्मार्ट वर्क नॉट जस्ट हार्ड वर्क। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस, ऑल द बेस्ट दोस्तों, और आप सही से एग्ज़ाम लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।